नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। दिल्ली का दंगल अपने चरम पर पहुंचते हुए और सभी 70 सीटों के रुझान इस वक्त आ गए हैं। बिना किसी चेहरे के बीजेपी ने, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है और बीजेपी दफ्तरों में दिल्ली के जश्न भी शुरू हो गया। हमारे वीडियो टीम के हेड संदीप कुमार हमारे साथ हैं। उनसे पहले ताजा अपडेट ले लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इमरान, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला और जैसा कि एग्जिट पोल्स ने प्रिडिक्ट किया था लगभग उसी लाइन पे मुझे नतीजे लग रहे हैं। जो रुझान, माफ़ कीजिएगा, नतीजे तो अभी धीरे धीरे परिवर्तित होंगे। और अभी जब हम बात कर रहे हैं 10:40 का वक्त हुआ है और उस वक्त तक बीजेपी चुनाव आयोग की वेबसाइट के हवाले से ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि 41 सीटों पर आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा है 36। 41 सीटों पर बीजेपी आगे है और आम आदमी पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है। ये राइडर यहां पर हम लगा दें कि रुझानों में बीजेपी को भले ही बहुमत मिल चुका है, लेकिन जो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे टफ फाइट चल रही है, 200, 400, 500, 700 मतों का अंतर है। ऐसे में जैसे राउंड दर राउंड गिनती आगे बढ़ेगी, अलग अलग सीटों पे कहीं पे 11 राउंड की गिनती, कहीं 8 राउंड की गिनती है, तो उसमें कुछ नतीजे आगे पीछे भी हो सकते हैं। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है और मोटा मोटी एक जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट इस चुनाव की यह है कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पे जूझ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त 234 वोटों से 3-4 राउंड की गिनती के बाद आगे चल रहे हैं। पहले वो काफी देर तक पीछे चलते रहे। कालकाजी वाली जो सीट है वहां पे आतिशी पीछे चल रही हैं, लगातार पीछे चल रही हैं। रमेश बिधूड़ी ने एक अच्छी लीड बनाई हुई है और जंगपुरा में मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट पर लगातार पीछे चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। आगे हो सकता है कि वो कवर अप कर लें, क्योंकि जो मार्जिन है वो 1000-1500 वोटों का है और केजरीवाल का तो कुछ 100 का है, 200-400 का। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पूरी आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप है वो खुद जूझ रही है और एक तरफ तो कुछ उम्मीदवार 10,000 से ऊपर की लीड ले रहे हैं और जो बड़े लीडर हैं आम आदमी पार्टी के वो इस तरह से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ा एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त हो गई जो रुझान बता रहे हैं इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ। देखिए, 10 साल से अगर आप सरकार चला रहे हैं तो एक बहुत स्वाभाविक तौर पे एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाएगी। और एक जो बहुत नेगेटिव मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए चला गया पॉइंट, वो ये कि चूंकि उनके बहुत सारे नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा और उसके चलते ये आरोप भी वो लगातार लगाते रहे कि काम ही नहीं करने दिया गया और कुछ नई योजनाएं जो वो लॉन्च करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। मसलन महिलाओं के खाते में 1000 रुपये पहुंचाने की जो बात थी, फिर उन्होंने वादा भी किया कि 2100 रुपये पहुंचाएंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर चूंकि 10 साल से आप सरकार चला रहे हैं तो बहुत सारी शिकायतें, नाराज़गी जनता को वैसे भी थी। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम किए जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी इस वक्त संघर्ष कर रही है। लेकिन ये बात हम यहाँ पर जोड़ दें कि अभी 10:42 हुए हैं, मुकाबला अभी ऑन है और आम आदमी पार्टी एकदम से ख़त्म भी नहीं हुई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट कह रही कि 29 सीटों पर अभी है, बहुमत का आंकड़ा 36 है। आने वाले राउंड में क्या कुछ उलटफेर होगा इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प हुआ दिल्ली में, बहुत दिलचस्प हुआ है। और बीजेपी के हवाले से भी बात करें, चेहरा नहीं था दिल्ली में। चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। शीला दीक्षित चेहरा रही, अरविंद केजरीवाल चेहरा रहे, साहिब सिंह वर्मा चेहरा रहे, सुषमा स्वराज चेहरा रही, मदन लाल खुराना चेहरा रहे। इस बार बिना चेहरे के बीजेपी तेजी से आगे बढ़ते हुए बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ रही थी। और दूसरा ये कि उन्होंने जो सामने जो चेहरा था अरविंद केजरीवाल, उसको हम कह सकते हैं कि दागदार बना दिया। उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, उनको जेल जाना पड़ा और जब वो बाहर आए तो बीजेपी ये कहने लगी कि ये तो खुद एक अलग तरह की राजनीति करने का दावा करके आए थे राजनीति में और अब खुद भ्रष्टाचार के मामले में जूझ रहे हैं, बेल पर बाहर आए हैं। ये लगातार प्रचार बीजेपी की तरफ से भी चलता रहा। तो बीजेपी का अपना चेहरा भले ही नहीं था, लेकिन सामने जो चेहरा था उस पर एक बहुत बड़ा दाग था जिसका फायदा बीजेपी को मिला इसमें। इसी तरह मुख्यमंत्री आतिशी भी 4 महीने के अपने इस पूरे दौर में चीज़ों को एक तरह से कवर अप ही करती रहीं। शिकायतें उनके पास ज़्यादा थीं, शायद लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। वो मुख्यमंत्री जरूर बन गई थी, लेकिन लगातार कहती रहती थी कि हम अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो बस, आपको याद होगा जब पहली बार जब उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे संबोधित किया और जो कैबिनेट की जो मीटिंग ली उसमें एक सीट उन्होंने खाली छोड़ दी। उस पर काफ़ी विवाद भी हुआ उन्होंने कहा कि भाई ये तो उन्हीं की सीट है। तो इस तरह से अपने आप को जब आप पोर्ट्रे करते हैं तो उसको कोई बहुत अच्छे वे में तो शायद जनता नहीं ही लेती है। और उनकी खुद की कंस्टिट्यूएंसी में
मैं चाहूँगा कि एक बार अगर इधर हम स्क्रीन पे भी ज़रा दिखा दें अपने दर्शकों को कि किस तरीके से उनकी अपनी जो कंस्टिट्यूंसी है कालका जी, वहाँ पर वो संघर्ष कर रही हैं रमेश बिधूड़ी के सामने। देखिए 12 राउंड की गिनती यहाँ पर होनी है, 3 राउंड पूरे हो चुके हैं और उसके बाद इस वक्त रमेश बिधूड़ी 1039 वोटों से आगे चल रहे हैं। आतिशी 11,455 वोट लेकर दूसरे नंबर पर और अलका लांबा ऐसा लगता है मुकाबले में थी ही नहीं, महज 1134 वोट उनको यहाँ पर हासिल हुए हैं। तो ये उनकी सीट का हाल है और इसी लगातार जो बाकी जिसका हमने जिक्र किया था, जैसे जंगपुरा में आप देखेंगे, ये देखिए, अरे ये तो मनीष सिसोदिया आगे हो गए। ये जिस वक्त हम बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया लगातार पीछे चल रहे थे, लेकिन अब जंगपुरा में मनीष सिसोदिया आगे हो गए। ये भी बड़ी खबर इस वक्त की। सिसोदिया 2345 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट से 2 राउंड के बाद अब आगे हो गए हैं, जबकि बैलेट जो वोट्स थे उनकी गिनती में, डाक मतपत्र में और पहले राउंड में सिसोदिया पीछे थे। तो ये इस तरह की चीज़ें इस वक्त चल रही है। जैसा मैंने कहा, आप देखिए अब जो टैली है वो 40 और 30 की हो गई, बहुमत का आंकड़ा 36 है जी। तो अगर बीजेपी 45-50 तक अब तक पार कर गई होती तो हम कह सकते थे कि एक निर्णायक बढ़त हो चुकी है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पे मार्जिन बहुत कम है। हाँ। तो जब थोड़ा और हम समझते हैं कि 12 बजे तक मोटा मोटी टैली सेटल हो जाएगी और उसके बाद फिर ये कह पाने की स्थिति में हम होंगे कि क्या वाकई बीजेपी का वनवास दिल्ली में खत्म होने वाला है, क्या वाकई वो जो सूखा था, एक जो बीजेपी को अखरता था कि दिल्ली में बैठकर पूरे देश को चलाना लेकिन दिल्ली राज्य ना जीत पाना, ये जो कहते हैं ना कि बीजेपी के कहीं ना कहीं उसकी पार्टी लीडरशिप को अखरता होगा, तो वो उसके ताज में एक बीजेपी का नग, दिल्ली का नग जुड़ पाता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। 27वां खत्म होने जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि 27 साल बाद अगर लौटेगी बीजेपी तो ये 27वां जो बहुत लंबा लग गया था वो खत्म होने जा रहा है बीजेपी के लिए। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत गैप में नहीं आई हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्या बीजेपी दफ्तर में जश्न जल्दबाजी में तो नहीं शुरू हो गया, क्योंकि कई बार पहले ऐसे अनुभव रहे हैं जो बाद में कड़वे साबित हुए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कार्यकर्ताओं का एक अपना उत्साह रहता है और जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी ने ये कैलकुलेशन कर लिया होगा कि जो बहुमत का आंकड़ा है 36, अगर वैसी कुछ सीटें उसने आइडेंटिफाई की होंगी कि हाँ यहाँ तो हम किसी भी सूरत में अब हार नहीं सकते हैं, उसके बाद ही नेताओं का और उनका जश्न शुरू हुआ। लेकिन कार्यकर्ता देखिए अपने आप में उत्साहित होता है, कार्यकर्ता मेहनत करता है, तो जाहिर सी बात है वो परिलक्षित भी होगा कहीं ना कहीं। लेकिन जो छोटा स्टेट होता है, वोटरों की संख्या कम होती है, राउंड कम होते हैं, तो कहीं ना कहीं अंत समय में भी कुछ इधर उधर चीज़ें होती हैं। और चूंकि 36 है बहुमत का आंकड़ा, अगर उससे कम 10 सीटें बीजेपी आगे नहीं चलती है 12 बजे तक, तो आप मान के चलिए कि कुछ आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं। वो अपडेट्स हम लाइव हिंदुस्तान पर अपने दर्शकों को देते रहेंगे। संदीप जी, आखिर में एक सवाल, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन आप दिल्ली चुनाव पर लगातार नज़र बनाए रखे हुए हैं और चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में भी लड़ लेते तो क्या कोई फ़र्क पड़ जाता? एक मेरा सवाल। और दूसरा सवाल, अब बीजेपी के लिए अगर वो सत्ता में आ रहे हैं, स्थिति बन रही है, तो चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, चेहरे पर तो जैसा बीजेपी हम जानते हैं कि सरप्राइज़ देने के लिए जानी जाती है। किसी ने नहीं सोचा था कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हो जाएंगे, उधर मोहन यादव हो जाएंगे, तो वो तो खैर एक उसको उस सवाल को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक गठबंधन की बात है, तो आप समझिए कि अब यही कहा जाएगा कि देखिए हमने तो कहा था साथ में लड़ लीजिए। उमर अब्दुल्ला ने तो शायद अभी ट्वीट भी कर दिया, वो कह रहे हैं कि आपस में आप लोग लड़ मर जाएंगे, लेकिन साथ में अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो नतीजा इसी तरह का आएगा। तो अब ये तमाम कमियां इंडिया गठबंधन के अंदर भी सिर्फ टव्वल अब और बढ़ेगी, तो देखना होगा। लेकिन ये तो निश्चित तौर पे है कि अगर आप गठबंधन में एक साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक अलग असर तो होता है। लेकिन कांग्रेस की अपनी मजबूरियां थीं और केजरीवाल जहां पे 10 साल अपने बूते राज कर चुके थे, क्या वो ये बर्दाश्त करते कि कोई और पार्टी उनके साथ सत्ता में हिस्सेदारी ले? तो ये कई तरह के सवाल हैं जो उनसे जूझते रहे इंडिया गठबंधन दल के नेता, और उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों अलग अलग लड़े और अब उसका जो फाइनल जो आउटकम है वो इस रूप में सामने आ रहा है। बिल्कुल, साथ में भी लड़ लेते। मान लीजिए अभी जो रुझान आ रहे हैं, एक आखिरी और फौरी तौर पर अगर हम देखें तो जो रुझान आ रहे हैं, क्या वाकई उसमें कुछ फर्क पड़ता क्या कांग्रेस की और इसकी आम आदमी? देखिए, सीट दर सीट हो सकता है कहीं पे फर्क पड़ता अगर हम अलग अलग, क्योंकि देखिए जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो इन टोटलिटी में देखने के बजाय सीट दर सीट आप देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा कैंडिडेट है, किसका क्या समीकरण है, किस सीट पे
किस जाति का कैंडिडेट उतारा या उसका अपना प्रभाव वहाँ पर क्या है, तो ये तमाम फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आप गठबंधन के तौर पे लड़ते हैं, प्रचार करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई देखिए हम एकजुट हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, तो उसका ओवरऑल जो उसकी मैसेजिंग जाती है उससे कहना है कि कुछ असर तो होता ही है। जी, उससे कुछ असर होता है। लगातार हमारी नजर बनी हुई है लाइव हिंदुस्तान पर, विश्लेषण के साथ साथ ताजा आंकड़े और उसके बाद के हालात पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। बहुत शुक्रिया संदीप जी फिलहाल बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।